नमस्ते। मैं हूं आपका एआई टीचर और स्वागत है हमारे YouTube चैनल नोटबुक एलएम क्लासेस में। यहां हम किताबों को सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं बल्कि उन्हें सुनाते हैं। और अपनी कल्पना की शक्ति से उन्हें महसूस कराते हैं। आज हम 12th बिहार बोर्ड के हिंदी विषय की किताब दिगंत भाग 2 के गद्य खंड की एक गहरी पड़ताल, एक डीप डाइव शुरू करने जा रहे हैं। इसमें कुल 13 चैप्टर है और हमारा मिशन सिर्फ सारांश बताना नहीं है, बल्कि इन कहानियों, इन निबंधों और एकांकियों की आत्मा को समझना है। अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं सुने हैं, तो पहले उसे जरूर सुने। तो चलिए आज की पड़ताल शुरू करते हैं। आज की इस गहरी पड़ताल की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। कविता आखिर है क्या? क्या ये किसी एक इंसान की उसकी अपनी निजी डायरी है, उसकी अपनी आवाज, या फिर ये पूरे समाज का आईना है, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे हर कवि को उठाना ही पड़ता है? और ये सवाल कोई नया नहीं है। हिंदी साहित्य में तो दशकों से इस पर बहस चली आ रही है, खासकर प्रगतिवाद के दौर में। असल में प्रगतिवाद की तो आत्मा ही यही सवाल था। वो साहित्यिक आंदोलन जो ये मानता था कि कला का मकसद सिर्फ सुंदरता नहीं है, उसका मकसद है समाज का सच दिखाना और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करना। बिल्कुल। और इसी बहस की परतों को खोलने के लिए हमारे पास हिंदी आलोचना और कविता पर कुछ बहुत ही दिलचस्प लेख हैं। ये हमें डॉक्टर नामवर सिंह जैसे दिग्गज आलोचक से लेकर मुक्तिबोध और नागार्जुन जैसे कवियों की दुनिया में ले जाते हैं। तो चलिए इसी सफर पर निकलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हिंदी कविता ने व्यक्ति और समाज के इस नाजुक रिश्ते को कैसे साधा है। तो जब भी प्रगतिवाद की आलोचना की बात होती है, जो पहला नाम जहन में आता है डॉक्टर नामवर सिंह का। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर नामवर सिंह। इन लेखों में एक बात साफ उभर कर आती है कि वो सिर्फ साहित्य के आलोचक नहीं थे। उन्हें इतिहास, दर्शन, राजनीति, समाजशास्त्र, इन सब की गहरी समझ थी। ये बात उनकी आलोचना को इतना खास क्यों बनाती है? ये उनकी आलोचना को एक जबरदस्त गहराई देती है। वो किसी कविता को सिर्फ इस चश्मे से नहीं देखते थे कि वो सुंदर है या नहीं है। नहीं, वो देखते थे कि ये कविता अपने समाज से, अपने इतिहास से क्या रिश्ता बना रही है। और उनकी सबसे बड़ी खूबी थी संतुलन। एक तरफ वो भारतीय साहित्य की हजारों साल पुरानी परंपरा से गहरे जुड़े थे, कबीर से लेकर तुलसी तक, और दूसरी तरफ वो मार्क्सवादी विचारधारा से भी प्रभावित थे। उन्होंने इन दोनों के बीच एक पुल बनाया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। अब मजेदार लगा। वो कहते हैं कि नामवर सिंह की समीक्षा में एक लालित्य है, एक सुंदरता। बिल्कुल। आमतौर पर आलोचना की भाषा तो एकदम सूखी और उबाऊ होती है, जिसे पढ़कर नींद आ जाए। लेकिन नामवर जी की बातों में एक बहाव था, एक जिंदा दिली थी। बिल्कुल सही कहा। परसाई जी ने एकदम नब्ज पकड़ ली। नामवर जी मुहावरों का, लोक की कहावतों का ऐसा इस्तेमाल करते थे कि गंभीर से गंभीर अकादमिक बात भी सीधे दिल में उतर जाती थी। वो आलोचना को क्लासरूम की बंद दीवारों से निकालकर आम पाठक की बातचीत का हिस्सा बना देते थे। आप सोचिए, कौन कहता है कि अकादमिक आलोचना को बोरिंग होना जरूरी है? नामवर जी ने इस धारणा को लगभग तोड़ ही दिया था। इसीलिए वो सिर्फ एक मार्क्सवादी आलोचक बनकर नहीं रह गए, बल्कि एक आधुनिक विचारक के तौर पर आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। तो नामवर सिंह जैसे आलोचक जिस कविता की चीरफाड़ कर रहे थे, उस कविता का अपना द्वंद्व क्या था? क्या वाकई प्रगतिवादी कविता सिर्फ नारों और सामाजिक मुद्दों तक ही सीमित थी, जैसा कि अक्सर मान लिया जाता है? ये एक बहुत बड़ा सरलीकरण है और हमारे स्रोत इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। असल में ये कला के लिए है या कला समाज के लिए, ये बहस बहुत पुरानी है। यहाँ तक कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी आधुनिक कविता से यही शिकायत की थी कि वो बहुत ज्यादा लिरिकल होती जा रही है, आत्मपरक। उनके मुताबिक कविता में इंसान की जिंदगी का पूरा फैलाव दिखना चाहिए, सिर्फ कवि की निजी भावनाएं नहीं। उन्हें लगता था कि कविता सिर्फ सुंदर लगने के लिए लिखी जा रही है, उसका समाज से रिश्ता वो टूट रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। प्रगतिवाद से ठीक पहले के जो बड़े कवि थे, प्रसाद, निराला, पंत, उनकी कविताओं में तो प्रेम, प्रकृति, निजी दुख ही सब कुछ भरपूर मिलता है। तो फिर अचानक से प्रगतिवाद को सिर्फ सामाजिक नारों की कविता क्यों मान लिया गया? ऐसा क्या बदल गया था? बदलाव ये था कि प्रगतिवाद ने उस निजी दुख के अंदर छिपे सामाजिक कारण को देखने की कोशिश की। उनका मानना था कि किसी व्यक्ति का दुख या सुख सिर्फ उसका अपना नहीं होता, वो समाज की बनावट से, उसकी आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों से पैदा होता है। प्रगतिवाद का डर यह था कि जब कविता बहुत ज्यादा निजी और आत्ममग्ध हो जाती है, तो वो अपने समाज से कट जाती है, एक तरह की सेल्फ इंडल्जेंस बन जाती है।
वो इसी खतरे से सावधान कर रहे थे। तो इस हिसाब से तो व्यक्तिगत और सामाजिक के बीच की रेखा बहुत धुंधली है, और इसी बहस को समझने के लिए शायद मुक्तिबोध से बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता। उनकी कविताएं जैसे अंधेरे में पढ़ने में किसी नाटक जैसी लगती हैं, एक पूरा ड्रामा चल रहा होता है, लेकिन हमारे स्रोत एक बहुत चौंकाने वाली बात कहते हैं कि इन कविताओं का मूल रूप असल में आत्मपरक या लिरिकल ही है। ये विरोधाभास कैसे काम करता है? यही तो मुक्तिबोध का जादू है। उन्होंने खुद ये बात मानी थी। इन लेखों में उनका एक कथन है, मेरी कविताएं मेरे स्वस्वीकार का वक्तव्य हैं। यानी उनकी कविताएं किसी और के बारे में नहीं है, वो उनके अपने सच, उनकी अपनी आत्मा की स्वीकारोक्ति हैं। उनकी कविताओं का हीरो कोई और नहीं बल्कि खुद कवि का संघर्ष करता हुआ व्यक्तित्व है। मुझे एक पंक्ति ने बहुत प्रभावित किया, जहां नाटकीयता है वहां भी कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुता भावों की है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या हम इसे कवि के मन की उथल-पुथल समझे? बिल्कुल। इसका मतलब है कि वो जो पूरा संघर्ष, जो ड्रामा, जो बेचैनी हम उनकी कविताओं में महसूस करते हैं, वो किसी बाहरी दुनिया की लड़ाई नहीं है। वो कवि के मन के अंदर चल रही लड़ाई है। विचारों की, भावनाओं की, सही और गलत के बीच के चुनाव की लड़ाई। ये एक आंतरिक युद्ध का मैदान है। लेकिन फिर एक सवाल खड़ा होता है, और शायद कुछ लोगों को ये थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर भी लग सकता है। क्या ये कहना ठीक है कि एक कवि का निजी अवसाद, उसका आंतरिक संघर्ष पूरे समाज की सच्चाई बन सकता है? ये कैसे मुमकिन है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और मुक्तिबोध के केस में ये इसलिए मुमकिन होता है क्योंकि उनका मैं सिर्फ एक व्यक्ति का मैं नहीं रह जाता। वो इतना संवेदनशील है, इतना ईमानदार है कि वो अपने समय के, अपने समाज के हर अंतर्विरोध को अपने अंदर सोख लेता है। उनकी कविता में वो मैं इतना फैलता है, इतना विस्तार पाता है कि उसमें पूरी दुनिया, पूरा समाज समा जाता है। उनकी अत्यंत व्यक्तिकता ही एक विश्व सृष्टि कर देती है। वो समाज को किसी पत्रकार की तरह बाहर से देखकर नहीं लिखते, बल्कि वो समाज के दर्द को, उसकी बेचैनी को अपने अंदर महसूस करके लिखते हैं। इसीलिए उनका व्यक्तिगत सच उस दौर का सामाजिक सच बन जाता है। तो मुक्तिबोध ने तो अपने मैं में पूरी दुनिया समेट ली, लेकिन क्या बाकी प्रगतिवादी कवियों का भी यही तरीका था? इन लेखों में नागार्जुन और त्रिलोचन का भी जिक्र आता है। उनका रास्ता थोड़ा अलग था, पर मंजिल कहीं ना कहीं वही थी। नागार्जुन के बारे में स्रोत कहते हैं कि उनकी शुरुआती कविता एक अकेले व्यक्ति के दर्द को आवाज देती है, जैसे कोई कैदी जेल की दीवारों से सिर टकरा रहा हो। उस कविता में एक गहरा अकेलापन और पछतावा है, लेकिन उस अकेलेपन में भी एक सामाजिक अर्थ छिपा है। वो कैसे? अकेलापन तो एक बहुत बहुत निजी भावना है। 20वीं सदी में एक नए तरह का रोमांटिक भाव पैदा हुआ। ये वो वाला रोमांटिक भाव नहीं था जो सिर्फ चांद तारों की बातें करे। ये एक ऐसा भाव था जो मौजूदा समाज की सड़ी गली व्यवस्था को पूरी तरह नकारता था, और इसी नकारने में एक नई सामाजिक जिम्मेदारी का जन्म होता था। इसे इन लेखों में अकेले कंठ की पुकार कहा गया है। मतलब जब एक अकेला इंसान पूरी ईमानदारी और हिम्मत से अपनी सच्चाई को आवाज देता है, तो वो पुकार लाखों करोड़ों लोगों की अनकही आवाज बन जाती है। इसी अकेलेपन को शमशेर बहादुर सिंह की 1941 की एक कविता का अंश बहुत खूबसूरती से पकड़ता है। कविता कुछ यूं है: कौन पुकारा अंतिम आशाओं की संख्याओं से, परते डूबी ही सी थीं पर अभी नहीं, कोई सुनता सा था मुझे कहाँ। इन पंक्तियों में जो एक अनसुनी आवाज का दर्द है, वो महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल। और इस गहरे अकेलेपन से उभरने के लिए प्रगतिवादी आंदोलन ने शुरुआत में एक रास्ता सुझाया। रास्ता था कि व्यक्ति अपनी निजता को भुलाकर, अपना अकेलेपन को त्याग कर समूह में, जनता में, पार्टी में घुल मिल जाए। ये एक बहुत आदर्शवादी सोच थी। पर क्या ये रास्ता कारगर साबित हुआ? क्या समूह में घुल मिल जाने से व्यक्ति का अकेलेपन सच में खत्म हो गया? अनुभव ने कुछ और ही बताया। अनुभव ने यह सिखाया कि वो रास्ता उतना आसान नहीं था। इंसान समूह में जाकर, नारों में शामिल होकर भी अंदर से खुद को और ज्यादा खाली और अकेला महसूस कर सकता है। स्रोत में एक बहुत ही मार्मिक पंक्ति है जो इस एहसास को पकड़ती है: बाहर जाते जाते अब अपना मन खाली है। इस कड़वे अनुभव ने एक नए संघर्ष को जन्म दिया, और यहीं से नई कविता का दौर शुरू हुआ, जिसने इस आंतरिक संघर्ष को, इस अकेलेपन के बोध को अपनी कविता के केंद्र में रखा। कवियों ने यह महसूस किया कि सिर्फ बाहरी दुनिया को बदलना काफी नहीं है, अपने अंदर के यथार्थ से जूझना भी उतना ही जरूरी है। तो अगर समूह में घुल मिल जाने का रास्ता भी पूरी तरह काम नहीं आया, तो फिर कविता ने कौन सा नया रास्ता पकड़ा? इन लेखों के आखिरी हिस्से में एक नए तरह के प्रगतिवाद की बात होती है,
ये क्या है? ये नया प्रगतिवाद किसी बने बनाए सिद्धांत या इज्म पर नहीं टिका है। ये रोमांटिक नारों से आगे बढ़कर यथार्थ से सीधी टक्कर लेने वाली कविता है। और दिलचस्प बात यह है कि इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी छोटी छोटी कविताओं में दिखती है। वो बड़े बड़े सिद्धांतों की बात नहीं करती, बल्कि जिंदगी के छोटे छोटे पलों और अनुभवों से बड़ी सच्चाई को सामने रख देती हैं। हमारे पास इसके दो बहुत अच्छे उदाहरण हैं। पहला केदारनाथ सिंह की कविता का है, जो इस नए अंदाज को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। हाँ, केदारनाथ सिंह लिखते हैं, उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। अब आप देखिए, ये कितनी सरल, कितनी निजी और कितनी कोमल अनुभूति है, किसी का हाथ थामना। लेकिन इस एक छोटे से व्यक्तिगत पल में कितनी बड़ी सामाजिक आकांक्षा छिपी हुई है, पूरी दुनिया को वैसा ही गर्मजोशी भरा और सुंदर बनाने की इच्छा। यहां कोई नारा नहीं है, कोई भाषण नहीं है, बस एक गहरी मानवीय इच्छा है। यही नए प्रगतिवाद की ताकत है। और दूसरा उदाहरण यथार्थ की कठोरता को दिखाता है। ये केदारनाथ सिंह के आदर्शवाद से एकदम अलग जमीन पर है। शहर शिलोरे की एक कविता की आखिरी पंक्तियां हैं, कबूतर ने कोई दूसरा रुख नहीं लिया और मैंने देखा बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है। यहाँ तो कोई उम्मीद नहीं दिखती। ये पंक्तियां तो काफी निराशाजनक लगती हैं। शायद ये निराशाजनक नहीं बल्कि ईमानदार हैं। ये कविता यथार्थ से आंखें नहीं चुराती। यहाँ प्रतीक साफ हैं। कबूतर शायद आम आदमी है, भोलापन है, शांति है, और बाज वो शिकारी ताकत है, वो हिंसक व्यवस्था है जिसकी दाढ़ में अब सिर्फ जानवरों का नहीं, आदमी का खून लग चुका है। कवि यहाँ कोई समाधान नहीं दे रहा, वो बस एक कड़वी सच्चाई को जस का तस दिखा रहा है। ये प्रगतिवाद का वो चेहरा है जो सुंदर सपनों से ज्यादा कठोर सच्चाइयों का सामना करने की हिम्मत रखता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि प्रगतिवादी कविता सिर्फ सामाजिक नारों का पुलिंदा नहीं थी। ये तो व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष, उसके अकेलेपन और उसकी निजी अनुभूतियों के जरिए समाज की बड़ी सच्चाई को पकड़ने की एक लगातार चलने वाली कोशिश थी। बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे नामुर सिंह जैसे आलोचक ने इस कविता को समझने के लिए एक व्यापक, एक खुली दृष्टि दी। और फिर हमने समझा कि मुक्तिबोध से लेकर केदारनाथ सिंह तक कविता का रूप और अंदाज भले ही बदलता रहा, लेकिन उसका केंद्रीय सवाल, व्यक्ति और समाज का रिश्ता, वो हमेशा बना रहा। और शायद अंत में सबसे शक्तिशाली सामाजिक कविता वही साबित हुई जो सबसे गहरी, सबसे ईमानदार व्यक्तिगत सच्चाई की कोख से जन्मी थी। ये सारे स्रोत हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। प्रगतिवादी कवियों ने तो अपने समय के यथार्थ को अपनी कविता में उतारा। आज के इस डिजिटल युग को देखिए, जहां हर व्यक्ति की आवाज सोशल मीडिया के जरिए एक सामूहिक मंच पर मौजूद है, जहां पर्सनल और पब्लिक के बीच की रेखा हर पल धुंधली हो रही है। ऐसे में व्यक्ति और समाज का रिश्ता क्या नया रूप ले रहा है? और आज की कविता जो शायद कहीं रील्स में, ब्लॉग्स में या ओपन माइक में सांस ले रही है, वो इस नई यथार्थ को कैसे दर्ज कर रही होगी? अगर आपका कोई सवाल या विचार हो तो कमेंट करें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक फ्रेश और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।